आज हम बात करने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे दौर के बारे में जब कुछ घटनाओं ने मिलकर पूरे आंदोलन की दिशा ही बदल दी। सुनने में ये तीन चीजें कितनी अलग अलग लगती हैं, है ना? एक वर्ल्ड वॉर, एक कानून और थोड़ा सा नमक। पर यही हमारी आज की कहानी का केंद्र है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी और इन्होंने भारत में एक बहुत बड़े जन आंदोलन को जन्म दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले विश्व युद्ध से। अब लगता तो यही है कि ये युद्ध यूरोप में लड़ा जा रहा था, लेकिन इसका सीधा और बहुत ही बुरा असर भारत पे पड़ रहा था। देखिए, सबसे पहली मार पड़ी आम आदमी पर, उनकी जेब पर। युद्ध की वजह से महंगाई इतनी बढ़ गई कि सिर्फ 5 साल के अंदर अंदर रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज की कीमत लगभग दोगुनी हो गई। सोचिए, लोगों के लिए अपना गुजारा करना कितना मुश्किल हो गया होगा। और ये बोझ काफी नहीं था तो अंग्रेजों ने युद्ध का खर्चा निकालने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला। उन्होंने भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगा दिया। मतलब भारतीयों पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, जब युद्ध खत्म हुआ तब भी हालात नहीं सुधरे। भारी टैक्स तो थे ही, गांवों से नौजवानों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जा रहा था, जिससे लोगों में बहुत गुस्सा था। और ऊपर से 1918 से 21 के बीच अकाल और एक महामारी फैली जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जबरदस्त गुस्से का माहौल बना दिया था। और ठीक इसी माहौल में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे और वो अपने साथ लाए थे संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका, जिसका नाम था सत्याग्रह। अब यह सत्याग्रह था क्या? देखिए, ये कोई लड़ाई झगड़ा या शारीरिक बल का इस्तेमाल नहीं था। इसका सीधा सा मतलब था सत्य के लिए आग्रह करना, यानी अपनी बात पर टिके रहना, सच के लिए लड़ना, लेकिन बिना हिंसा के। ये राजनीति में एक बिल्कुल नया हथियार था। भारत आते ही गांधी जी ने अपने इस तरीके को छोटे स्तर पर आजमाना शुरू किया। 1917 में चंपारण की नील किसानों के लिए, फिर 1918 में खेड़ा के उन किसानों के लिए जो लगान नहीं दे पा रहे थे, और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक के लिए। और कमाल की बात यह कि हर बार उन्हें सफलता मिली। इससे उनकी पहचान एक दमदार नेता के तौर पर बनने लगी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक ऐसा जख्म जिसके बाद ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा किसी से छुपा नहीं रहा। हुआ ये कि अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास किया। इस कानून का मकसद था राजनीतिक आंदोलनों को कुचलना। इसके तहत सरकार किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती थी, और वो भी बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। आम लोगों के बीच ये कानून इसी नाम से जाना गया, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील। ये 3 शब्द ही इस कानून की पूरी कहानी कह देते हैं। ये एक तरह से न्याय के हर दरवाजे को बंद करने जैसा था। इसी काले कानून के खिलाफ और बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। और तभी जनरल डायर अपनी फौज के साथ वहां पहुंच गया। उसने बाग से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद करवाए और बिना किसी चेतावनी के उन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। लेकिन जो बात इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है जनरल डायर का बयान। उसने बाद में कहा कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि लोगों के मन में खौफ और दहशत पैदा करना था। जलियांवाला बाग की इस भयानक घटना के बाद पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई, और इसी आग से जन्म हुआ भारत के पहले अखिल भारतीय जन आंदोलन का असहयोग आंदोलन। इसने खिलाफत के मुद्दे के जरिए हिंदू और मुसलमानों को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। इस असहयोग आंदोलन के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त था। गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा था कि अंग्रेजों का राज हम भारतीयों के सहयोग से ही तो चल रहा है। अगर हम सब मिलकर सहयोग करना बंद कर दें तो ये राज 1 साल भी नहीं टिक पाएगा। तो इसका प्लान भी बिल्कुल साफ था। इसे स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाना था। पहले सरकारी टाइटल और अवार्ड लौटाए जाएं, फिर सरकारी नौकरियों, अदालतों, स्कूलों और विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए, और आखिर में स्वदेशी चीजों, खासकर खादी को अपनाया जाए। मतलब अंग्रेजी व्यवस्था को हर तरफ से ठप कर देना। ये आंदोलन पूरे जोरों पर था,
लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नाम की जगह पर एक हिंसक घटना हो गई। वहां गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी अहिंसा के अपने सिद्धांत पर बहुत सख्त थे और इस एक घटना के बाद उन्होंने फौरन आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। खैर, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया। कुछ साल की खामोशी के बाद आज़ादी की लड़ाई ने एक नई करवट ली। एक नया आंदोलन शुरू हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस बार आंदोलन का प्रतीक बनी एक बहुत ही मामूली सी चीज, नमक। तो माहौल फिर से कैसे बना? देखिए, कई चीजें एक साथ हो रही थीं। 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। फिर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग उठी और फिर गांधी जी ने वाइसरॉय इरविन के सामने 11 मांगें रखीं, जिनमें सबसे अहम थी नमक पर लगे टैक्स को हटाने की मांग। जब वाइसरॉय ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने वो कदम उठाया जिसे आज पूरी दुनिया दांडी मार्च के नाम से जानती है। वो अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकले और 24 दिनों तक चलकर दांडी के समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। ये कानून ना मानने का एक शक्तिशाली प्रतीक था। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात समझने की है। पूरा देश स्वराज के नारे पर एक साथ तो आ रहा था, लेकिन क्या हर किसी के लिए स्वराज का मतलब एक ही था? जवाब है नहीं। जैसा कि इस स्लाइड पर दिखता है, हर समूह के लिए स्वराज की अपनी एक परिभाषा थी। अमीर किसानों के लिए स्वराज का मतलब था ज्यादा लगान से छुटकारा। आदिवासियों के लिए इसका मतलब था जंगल पर उनका पुराना अधिकार वापस मिलना। व्यापारियों को लगता था कि स्वराज आने से व्यापार पर लगे अंग्रेजी प्रतिबंध हट जाएंगे। और बागान में काम करने वाले मजदूरों के लिए स्वराज का मतलब था उन बागानों से आज़ादी से आने जाने का अधिकार। इस आंदोलन के भीतर सिर्फ अलग अलग उम्मीदें ही नहीं थीं, बल्कि बड़े वैचारिक मतभेद भी थे। और सबसे बड़ा मतभेद था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच दलित समुदाय के राजनीतिक अधिकारों को लेकर। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के राजनीतिक एम्पावरमेंट के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग कर रहे थे, जबकि गांधीजी को डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। और इसी मतभेद के नतीजे में 1932 में पूना पैक्ट हुआ। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि जब स्वराज के इतने सारे मतलब थे, इतनी अलग अलग आवाज़ें थी, तो फिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने सबको एक साथ जोड़ा? इस पूरी कहानी को देखें तो जवाब मिलता है, वो था एक साझा दुश्मन और एक साझा दर्द। युद्ध से मिली महंगाई, रॉलेट एक्ट जैसा जुल्म और नमक जैसी चीज़ पर टैक्स, इन सब ने हर भारतीय को एक साथ तकलीफ दी। और इसी साझा दर्द के बीच सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा ने संघर्ष का एक ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर सब साथ चल सकते थे। और बस यही वो पल था जब ये अलग अलग उम्मीदें मिलकर एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गई, जिसने आने वाले भारत की नींव रखी।